हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ फिजिकल की क्लास में। तो बेटा जी, मैं आपसे एक चीज पूछ लेता हूँ सबसे पहले, आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आपको देखो वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको हेल्प हो रही है वीडियोस से, तो यार उस पे कमेंट्स, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है। और चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा, वो है आज का हमारा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट। ठीक है। तो आज हमें यही पढ़ना है कि बायोमैकेनिक्स एक्चुअल में होता क्या है। देखो, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ बायोमैकेनिक के बारे में। बायोमैकेनिक का मतलब होता है बेटा, जब हम अपनी ह्यूमन बॉडी को एज अ मशीन के तौर पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम उसको बायोमैकेनिक कहते हैं। ओके। तो चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे इस वीडियो को। जैसे कि बेटा जी आप देख रहे हो, हमारा फिजिकल से यूनिट 8 पे हम आ चुके हैं। ठीक है, और जल्दी ही टेंशन मत लो, जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कल या परसों तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पीवाईक्यू भी हम करने हैं हमें। ठीक है, मुझे याद है, वो भी मैं करा दूंगा आपको। चलो तो अब हम करते हैं हमारी यूनिट 8 को स्टार्ट, जिसका नाम है हमारा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट। ओके। तो सबसे पहले बेटा जी हम बात करेंगे कि बायोमैकेनिक्स क्या होता है। तो जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया कि बायोमैकेनिक्स, जब हम एक ह्यूमन बॉडी को एज अ मशीन के तौर पर बेसिस पर स्टडी करते हैं, तो उसे हम बायोमैकेनिक कहते हैं। ओके। तो देखो यहाँ पे डिफाइन भी वही है। ठीक है, कोई ज्यादा टफ डिफाइन नहीं है। बायोमैकेनिक इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन। ओके। और बेटा जी जो ये सब्जेक्ट होता है बायोमैकेनिक, इसके अंदर हम, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी की, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी स्पीड और मूवमेंट जो होता है बॉडी का, उसको जो भी फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, उन सभी फैक्टर्स को इस सब्जेक्ट में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके। तो चलो देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है बायोमैकेनिक्स की, कहां पर, स्पोर्ट के अंदर। तो देखो, बायोमैकेनिक की स्पोर्ट में इंपॉर्टेंस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा तो इंपॉर्टेंस की, तो पहली इंपॉर्टेंस है इंप्रूव परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स। ठीक है। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन द टेक्निक, जो स्पोर्ट मैन मतलब एथलीट जो होता है, उसकी जो टेक्निक्स होती है स्पोर्ट करने की या खेलने की, ठीक है, उसमें भी इंप्रूवमेंट लाती है ये। एंड फिर दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ एम्पावर्ड या इंप्रूव्ड स्पोर्ट इक्विपमेंट, जो स्पोर्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मतलब जो स्पोर्ट्स के अंदर यूज हो रहे हैं इक्विपमेंट्स, वो सारे इक्विपमेंट्स, ठीक है, उनको डेवलप किया जाता है अच्छी तरह से इसके मदद से। उसके बाद बेटा जी, इंप्रूव इन द ट्रेनिंग टेक्निक्स, जो ट्रेनिंग टेक्निक्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं, अब आपको पता है हमारे ट्रेनर्स क्या करते हैं, एथलीट्स को ट्रेन करते हैं। ठीक है, सिखाते हैं उनको कि ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स को करना है। ठीक है, तो उस चीज को भी क्या करा जाता है, सही किया जाता है। फिर प्रिवेंट द स्पोर्ट इंजरीज, और इसमें जैसे कि एथलीट कोई कुछ कर रहा है, स्पोर्ट खेल रहा है, ठीक है, कोई भी गेम खेल रहा है, तो उसमें उसको चोट लग जाती है, तो उसको भी बेटा क्या करा जाता है, प्रिवेंट, मतलब उसको भी कम से कम रोका जाता कि मतलब किसी को भी इंजरी ना हो, मतलब चोट ना लगे। ओके। फिर साथ में ये हेल्प करता है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी कैसी है किसी भी एथलीट की, उसको भी मेजर करने में क्या करता है, मदद करता है ये। ओके। फिर साथ में एक एथलीट को नॉलेज मिलती है सेफ्टी प्रिंसिपल्स की इससे, एंड क्रिएट्स द कॉन्फिडेंस इन द प्लेयर, और प्लेयर के अंदर बेटा एक कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, क्रिएट होता है, कि मतलब मैं ये चीज कर सकता हूँ, एक ऐसा उसके अंदर मोटिवेशन आता है। ओके। तो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंस है बेटा बायोमैकेनिक्स की स्पोर्ट के अंदर। ओके। अब देखो, मैंने जैसे कि अभी आपको बोला कि थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है ये, ठीक है, चैप्टर थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे कि आपने 10th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में आपने क्या करा था, न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे आपने। ठीक है, 3 लॉज आपने पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो वो तीनों लॉज बाबूजी आपको फिर से पढ़ने पड़ेंगे। ओके। तो डरना नहीं है, कहीं आप सोचो कि साइंस अभी हम कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, बहुत आसान है, आसानी से समझ में आएगा कि क्या है वो लॉज। तो देखो, सबसे पहले बेटा जी, हमारे जो न्यूटन के 3 लॉ थे, उनके बारे में हम बात करेंगे चैप्टर के अंदर, जो मोशन के, और उनके एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे स्पोर्ट में। एप्लीकेशन का मतलब है बच्चों कि ये जो लॉ है ये कहां कहां पर यूज हो रहे हैं, ठीक है, मतलब इनका यूजेस कहां कहां पर है स्पोर्ट के अंदर, उसकी मैं बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब, तो एप्लीकेशन का मतलब यूजेस होते हैं, आप लिख लेना इस चीज को, नोट डाउन कर लेना बुक। ठीक है। तो बेटा जी सबसे पहले लॉ के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला लॉ हमारा कौन सा है, लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कुछ भी बोल लो आप, चाहे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल लो, ठीक है, चाहे फिर लॉ ऑफ इनर्शिया बोल लो आप। ठीक है। देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो इनर्शिया होता है, हम उसको हमेशा एज अ मास के उसमें मेजर करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है ना। मास आपको देखो, एज अगर हम अर्थ पे बात करें तो बेटा मास और वेट जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, दोनों ही मतलब बराबर मान लो उसको, क्लियर, एज अ अर्थ पे। ठीक। बाकी जो हमारा जो मास होता है बेटा जी, वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो कहीं पे भी जाए वो सेम रहता है ना। तो इसलिए ना हम इनर्शिया को हमेशा बच्चों
मास में ही क्या करना चाहते हैं, उसको मेजर करते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ इनर्शिया उसी बेस पर हमने क्या करा, तैयार किया, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो उसी बेस पर है हमारे मास पे। जैसे कि आपने देखो सुना होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप खुद एक अंदाजा लगाओ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब तक हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगाए, मान लो कोई भी फोर्स ना लगाए, तो क्या वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा ना। रेस्ट पोजीशन में तो वो रेस्ट में रहेगा, है ना। अब ऐसी मान लो एक कार चल रही है, ठीक है, एक कार ड्राइव हो रही है, ठीक है, चल रही है, अगर मान लो मैं उस पर ब्रेक ना लगाऊं, क्या रुकेगी? वो नहीं रुकेगी, ठीक है, क्योंकि बेटा उनके पास अपनी खुद की रेसिस्टिंग पावर है, वो अपने मोशन को चेंज करना नहीं चाहते। अगर वो रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहना चाहेंगे ऑब्जेक्ट, अगर वो मोशन में तो वो मोशन में रहना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी इस मोशन को चेंज करने के लिए, मतलब इस पोजीशन को चेंज करने के लिए उन पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जिसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। और इसी पूरी की पूरी कहानी पर हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, डिपेंड करता है। तो चलो इसकी डिफाइन देखते हैं जल्दी से। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटा, द न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, स्टेट क्या बताता है, देखो बहुत सिंपल सा है, द ऑब्जेक्ट टेंड टू रेसिस्ट चेंज इन दियर, ठीक है, साफ साफ लिखा देखो यहाँ पे कि वो क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है, अपने चेंज को, मतलब अपनी मोशन को रेसिस्ट कर रहा है, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता, ठीक है, जिस पोजीशन में है वो उस पोजीशन में रहना चाहता है, ठीक है। जैसे कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, स्टेट ऑफ मोशन जो है उसका, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ओके, और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है, विल टेंड टू बी स्टे इन मोशन। देखो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, कोई कार चल रही है तो वो चली रही है बेटा जी, ठीक है, अगर उस पर जब तक ब्रेक नहीं लगेंगे तो वो रुकेगी नहीं। तो क्या वो कह रहा है, वो यही तो कह रहा है कि अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, वो रेसिस्ट करेंगे अपने आप को। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो अब इसकी ना एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये लो स्पोर्ट के अंदर क्या होता है, यूज होता है हमारा, ठीक है। देखो सबसे पहले बेटा जी एक फुटबॉल प्लेयर है मान लो, तो वो क्या कर रहा है, पेंडी एंड पॉइंट विल बी रिमेन एट द रेस्ट अनलेस द प्लेयर किक। आपको पता है ना, जब तक बॉल को किक नहीं किया जाता तो वो वहीं के वहीं रखी रहती है। कोई फुटबॉल है, आपको आपने देखा होगा फुटबॉल के मैचेस वगैरह देखे कभी, हाँ बिल्कुल देखे होंगे, तो वहां पे एक बॉल है फुटबॉल, तो वो ऐसे रखी रहती है जब तक उस पर किक नहीं लगती। तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, अपने आप को रेसिस्ट कर रही है, एक वहां पर यूज होता है इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ओके चलो गुड। अब दूसरा यूज देखते हैं बेटा जी हम, दूसरा यूज है जब हॉकी है, हॉकी के अंदर आप देखते हो, हॉकी फील्ड के अंदर, ठीक है, तो जब तक हम उस बॉल पे हॉकी नहीं मारते तब तक वो बॉल कहीं नहीं जा रही, ठीक है, रुकती नहीं है, और जब उसको हम मार देते हैं तो जब वो चली जाती है वो चलती रहती है, जब तक उसको कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स ना मिल जाए, मतलब अनबैलेंस फोर्स ना लगे उसके ऊपर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक और है, स्केट ग्लिडिंग आइस, मतलब अगर आप आइस पे आप गिर रहे हो नीचे तो आप लुढ़कते चले जाओगे, रुकोगे नहीं, क्योंकि रीजन बिल्कुल उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रहा ना आपको रुकने के लिए, रुकना पड़ेगा, तो रुकोगे तो आपको एक अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे जैसे कि यहाँ पे देखो बेटा जी, आप एग्जांपल देख सकते हो, ये बॉल एकदम देखो अभी स्टे पोजीशन में, देखो आप ध्यान से इस बॉल को, है ना, बॉल दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये बॉल है, देखो ये बॉल है, ये पूरी अभी स्टे पोजीशन में है, और जब तक यहाँ पे देखो ये, अब ये देखो इनने जैसे किक करी यहाँ पे, ठीक है, तो ये बॉल क्या हुई, मूवमेंट में आ गई, मोशन में आ गई, और देखो इस तरीके से फिर यहाँ से क्या हुआ, एक एक्सटर्नल फोर्स मिला इसको, इस, ठीक है, जो ये जाल लग रहा है यहाँ पे, इस जाल से, तो ये बॉल वापस से क्या हो गई, रुक गई इस तरीके से। तो उनने अपने आप को रेसिस्ट करा ना, जब तक वो मौसम में थी मौसम में रही, लेकिन जैसी फोर्स उस पर लगा बैलेंस तो वो रुक गई। तो इसे कहते हैं बेटा जी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और स्पोर्ट में इसकी एप्लीकेशंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। ओके चलो अब बात करते हैं बेटा जी हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। वेरी सिंपल, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बहुत ज्यादा सिंपल होता है बेटा जी। देखो चलो एक सिंपल से एक आपको बात बताता हूँ। एक कार है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला एक कार है, ठीक, अब वो कार अभी एकदम स्टे पोजीशन में है, क्लियर, लेकिन जैसे बेटा जी हम मान लो उसको एक रेस दे रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने उसको रेस दिया तो वो क्या हुई, मूवमेंट में आ गई, मींस एक तरीके से क्या करने लगी, वो मोशन में आ गई, चलने लगी, है ना, क्लियर। लेकिन कब चली वो, जब उस पर एक अनबैलेंस फोर्स लगा। तो बेटा जी अब जब वो चलने लगी तो इसका मतलब कोई ना कोई तो एक्सलेरेशन हो रहा है उसके अंदर। एक्सलेरेशन एक तरीके से आप एज एक्सलेरेशन को स्पीड मान लो, ठीक है, तो उसकी एक स्पीड आ गई, है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम आ गया, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब एक मोशन आ गया। इसीलिए ही हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है बेटा, या न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, उसे हम कई बार मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, या लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये इसका अनदर नेम भी है। ओके तो देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बेटा जी क्या है, न्यूटन क्या कहते हैं इसके अंदर, वो कहते हैं कि द रेट
ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फोर्स। देखो साफ साफ कह रहा है ना कि जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो डिपेंड करता है रिजल्टेंट फोर्स पे, टोटल फोर्स उस पर कितना लगाया जा रहा है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है बेटा जी, फोर्स जो है अपोजिट और नेगेटिव हो सकता है। अब देखो आपको पता है पुल और पुश आपने सुना होगा, पुल और पुश करना ही फोर्स कहलाता है, ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। पुल पुल मतलब किसी चीज को क्या करना, धकेलना या खींचना, बिल्कुल खींचना एक तरीके से, है ना। और पुश मतलब धकेलना। अगर आप देखो पुश कर रहे हो किसी चीज को तो ध्यान से समझना पॉजिटिव फोर्स है, ठीक है। पुश कर रहे हो अगर तो पॉजिटिव फोर्स, और किसी चीज को अगर खींच रहे हो आप, पुल कर रहे हो तो नेगेटिव फोर्स है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो ध्यान से समझो ये चीज, ठीक है। फोर्स अगर बेटा जी सेम उसी डायरेक्शन में लग रहा हो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा मतलब तो समझ लो पॉजिटिव है। अगर मान लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का, तो ध्यान रखना वो नेगेटिव है। ओके, और इसी चीज पर, इसी फोर्स की डायरेक्शंस को लेकर उन्होंने ये लॉ बनाया है मोमेंटम का। ओके, क्योंकि फोर्स लगने से क्या होता है, मोमेंटम बदल जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ओके, तो चलो आगे देखते हैं बेटा जी। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, जब मान लो कह रहे हैं वो कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक किस में आ जाता है, एक एक्सेलरेशन में आ जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब एक्सेलरेशन मतलब एक मोशन में आ जाता है। ओके, और जो कि हमेशा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जी किसके, मास के। जो मास होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो जितना ज्यादा मास होगा बेटा जी उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा, और जितना कम मास होगा उतना ज्यादा। अब हल्की बॉल है, उस पर अगर मैं हल्का सा ही फोर्स लगाऊंगा तो वो भागेगी, भारी बॉल होगी तो हल्का सा फोर्स लगेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, इस तरीके से। ओके, चलो तो यहाँ पे आप जैसे देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो आप इन बच्चों को देखो ध्यान से, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, तीनों बच्चे, ठीक है, यहाँ पे है, और एक बच्चा देखो ये बड़ा सा पत्थर खींचने लग रहा है, तो वो खींच नहीं रहा उससे, क्यों, क्योंकि उसका मास इतना ज्यादा है, इतना वेट है उसके पास, ठीक है, जिस वजह से उसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, फिर भी वो नहीं खींच रहा, क्योंकि अपोजिट फोर्स ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट का, इसलिए। ठीक है, चलो अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं बच्चों एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है, तो देखो वॉलीबॉल के अंदर इस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, पुश द बॉल, बॉल को पुश करने के लिए, ठीक है, जब ड्रॉप आउट करते हैं उसको हम, ठीक है। उसके बाद दूसरा बेटा शॉर्ट इवेंट, शॉर्ट पुट इवेंट, जैसे प्लेयर एक्सक्रेट करता है फोर्स और टॉस करता है शॉर्ट पुट एंड करेक्ट एंगल पे, क्लियर, वहां पे भी यूज होता है इसका। और प्लस में सोसर में, ठीक है, अ टीम विल बी रिक्वायर द मोर फोर्स टू किक द बॉल, क्योंकि सोसर के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ती है बेटा बॉल को किक करने के लिए, ताकि वो बॉल आगे की तरफ जा सके। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जिसे हम एक्शन रिएक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, रिएक्शन फोर्स भी हम कहते हैं, ठीक है। तो इस फोर्स की अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ना, ये कहा गया है न्यूटन जी के द्वारा कि हर एक, अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट ऐसे आमने सामने आ रहे हैं, ऐसे, ऐसे इस तरीके से एकदम ऐसा आके टकरा है ऐसे, ठीक है, तो हमेशा पे दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, बराबर फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, ठीक है, बराबर फोर्स लगाएंगे। तो मतलब इसमें क्या कह रहा है कि अगर एक तरफ से फोर्स लगेगा तो दूसरी तरफ से भी लगेगा, तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 9th क्लास में हमने पढ़ा भी होगा, जब बंदूक की गोली होती है जो, ठीक है, गन जब हम चलाते हैं तो क्या होता है, जब हमारी जो बुलेट होती है वो जब आगे जाती है, तो सिंपल चीज है ना, आप देखते हो कि जो हमारी गन है वो भी पीछे की तरफ बैक मारती है ऐसे करके, है ना। तो क्या हो रहा है, बुलेट आगे फोर्स लगा रही है तो गन पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, क्या हो रहा है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो उसी चीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ यूज होगा स्पोर्ट के अंदर इसका। देखो सबसे पहले तो हम इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं बेटा। एवरी एक्शन, ठीक है, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो देखो क्या कह रहे हैं कि एवरी एक्शन जो होता है हमेशा क्या करेगा, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन करता ही है। ओके, ये डिफाइन कर रहे हैं वो इसकी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं बेटा इसके एप्लीकेशंस की। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एप्लीकेशन बेटा देखो स्विमर, आपको पता है जब स्विमर क्या करता है, बैकवर्ड पुश करता है वाटर को, ठीक है, तो द वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड, तो वो पानी पीछे की तरफ कर रहा है, स्विमर जो पानी पीछे की तरफ धकेल रहा है, जबकि वो आगे की तरफ जा रहा है, क्यों, उसका एक्शन जो है उस पर रिएक्शन कर रहा है, उसको आगे की तरफ धकेल रहा है, बराबर फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसी वजह से वो क्या कर पा रहा है, स्विम कर पा रहा है। ओके डन, चलो आगे देखते हैं। फिर ऐसे एक एथलीट होता है बेटा, जब एक एथलीट जब क्या करता है, रनिंग करता है, ठीक है, तो ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ही स्पीड, उसके पैर हमेशा पीछे की तरफ जाएंगे तो वो बंदा आगे की तरफ जाता है, कभी भी आप रनिंग करके देखना पता चल जाएगा। ऐसे एक देखो यहाँ पे when the gun और pistol is fired, ठीक है, तो बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, गन इज बैकवर्ड। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि जब हमने बुलेट ऐसे छोड़ी तो बुलेट तो आगे गई, जबकि गन ऐसे पीछे की तरफ आती है, ठीक है, तो लाइक ऐसे।
फिर यहाँ पे जब हम जंप करते हैं तो उस टाइम पे भी हमारे लेग इसी प्रकार का कोई फोर्स लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, एक छोटी सी इमेज दिख रही है, ये देखो यहाँ पे एक्शन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन रिएक्शन को दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये बंदा क्या कर रहा है, देखो जब आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो एक्शन, और यहाँ से देखो रिएक्शन हो रहा है पीछे से, इसको ठीक है धकेला जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से बच्चों क्लियर। और बास्केटबॉल में भी बेटा ऐसा होता है हमारा स्ट्राइक के टाइम पर। चलो आगे बात करते हैं बेटा हमारे लीवर, ठीक है, लीवर्स एंड इट टाइप्स। लीवर्स बेटा बहुत जरूरी है हमारे लिए, ध्यान से समझना है, इस टॉपिक को पेपर में काफी पूछा गया है। ओके, और काफी पूछ भी लेते हैं कई बार, तो लीवर्स के बारे में काफी पूछा जाता है, ध्यान से समझना। देखो लीवर्स क्या होता है, सबसे पहले हम लीवर्स की बात करेंगे कि लीवर्स और टाइप्स क्या हैं उसके, ठीक है, लीवर्स एंड टाइप्स। अगर बेटा मैं बात करूं लीवर्स, लीवर्स क्या होता है, देखो लीवर इज अ रिजिड बार, लीवर क्या है, एक रिजिड मतलब एक मजबूत बार या रोड दैट इज यूज्ड टू अप्लाई, जिसको हम यूज कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, किसको, फोर्स को। ध्यान रखना, फोर्स अप्लाई करने के लिए या फिर फोर्स को मॉडिफाई करने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए जब यूज कर रहे हैं हम जिस बार या रोड का, उसे हम लीवर कह रहे हैं। एंड बीच अप्लाइड एट 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट से क्या लगता है हमेशा लगाया जाता है। एंड टर्न्स द थर्ड पॉइंट, और कहां पे बदल जाता है वो, थर्ड पॉइंट में बदल जाता है, ठीक है। तो ऑल द लीवर सिस्टम आर मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। और ध्यान से समझना बेटा, कोई भी लीवर हो, कोई भी लीवर सिस्टम हो, हमेशा मेन 4 कंपोनेंट से क्या होता है, वो तैयार होता है। तो वो 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं उसके, सबसे पहला कंपोनेंट की बात करता हूं मैं आपके, तो सबसे पहला कंपोनेंट है बेटा लोड, ठीक है, कि इट इज द ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर मूवमेंट। वो ऑब्जेक्ट बेटा लोड वो होता है, वो ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट करने के लिए जरूरी है। फिर फलक्रम, ये बेटा जी पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर ये जो बार है वो रोटेट करेगा, ठीक है, क्लियर। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इमेजेस कि किस तरीके की मैं बात कर रहा हूं, तो बार जो है वो रोटेट करेगा उस पर, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार पार्क वगैरह में देखा होगा कि झूला इस तरीके से, एक बंदा इधर बैठ जाता है, एक बंदा इधर बैठता है, तो बीच में एक वो होती है डंडी जिसपे वो टिका होता है, तो वो समझ लो बेटा वो है फलक्रम आपका, ठीक है। उसके बाद तीसरा फोर्स, कि फोर्स कितना लग रहा है, मतलब कितने एफर्ट्स लगा रहे हो आप। एंड लीवर, ठीक है, लीवर मतलब वही बार या रोड होनी चाहिए जो ओवरकम करेगी उस रेसिस्टेंस को फोर्स के मदद से। ओके, चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इमेजेस देखो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो लोड, ठीक है, और यहाँ पे फुलक्रम, और यहाँ पे एफर्ट्स, और यहाँ पे देखो आपका लीवर, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जी। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लीवर की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लीवर क्या है हमारा। तो पहला टाइप्स ऑफ लीवर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्लास जो लीवर है वो है आपका ये, ठीक है, फलक्रम। जैसे कि आप देखो यहाँ पे बच्चे को देख रहे हो, आप यहाँ देख पा रहे हो आप बच्चे, देखो ये मैं बता रहा था ना, जैसे बीच में लग रहा था, देखो ये फलक्रम है आपका, और ये 2 बच्चे बैठे हैं, क्लियर। तो इस तरीके से, और ये देखो यहाँ पे ये फलक्रम हो गई है हमारी, ये नेक, और ये देखो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एफर्ट लग रहा है फलक्रम पर बिटवीन और लोड पर, ठीक है, लोड मतलब ये बच्चे हो गए एक तरीके से। एंड दिस क्लास फलक्रम कैन बी मूव्ड, और ये क्या कर रहा है, अपने आप को मूव कर रहा है रिलेटिवली लेंथ के साथ। ओके, और फलक्रम जो है वो प्लेस होता है बेटा रेसिस्टेंस, ताकि कम से कम फोर्स लगे उस चीज को, मैंने अभी आपको बताया ना, जो रेसिस्टेंस होता है उसको कम करने के लिए इसको लगाया जाता है। ओके, चलो तो एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, थ्रोइंग अ बॉल, फलक्रम, एल्बो मतलब अपर एंड एफर्ट्स, ट्राइसेप्स होगा, लोड आपके आर्म्स हो गए, ठीक है। और वही बीसी टप में फलक्रम आपका हिप जॉइंट हो गया, और एफर्ट्स आपका एब्डोमेन हो गया, और लोड आपके लेग या लोअर बॉडी पार्ट हो गए। ओके, चलो आगे बात करते हैं बेटा, क्लास 2 का लीवर कौन सा होता है। देखो बेटा इसके अंदर क्या होता है, लीवर है लोड, लीवर के पास क्या होता है कि लोड होता है बिटवीन द एफर्ट मतलब और फलक्रम, मतलब जो आपके फोर्स है उसके बीच में और फलक्रम के बीच में, ठीक है, लोड होता है, और जो कि लीवर 2 है हमारा। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आपके पैर के ऊपर दिखा रहे हैं, ये हमारा एफर्ट है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और ये हमारा देखो ये हमारा लोड है, ठीक है, नीचे, और ये हमारा फलक्रम है, ये देखो ये हमारा फलक्रम है जिसपे गोला गोला हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो आप लोड, एफर्ट और फलक्रम। ओके, चलो आगे बात करते हैं लीवर 3 का। तो लीवर 3 भी बेटा एक हमारा एफर्ट है, इसके अंदर हमारा एफर्ट और बिटवीन द लोड एंड फलक्रम के बीच में होता है एफर्ट फोर्स, मतलब ये देखो ये हमारा फलक्रम है, ये एफर्ट्स है, और ये हमारा लोड है, ठीक है, जिस जो कि आप देख सकते हो अपने पूरे हैंड के अंदर, क्लियर। तो ये हमेशा क्या होता है बेटा, फोर्स जो होता है वो आर्म्स इज ऑलवेज द शॉर्टर देन रेसिस्टेंस, हमेशा फोर्स ज्यादा होगा, मतलब कम होएगा किसके मुकाबले, रेसिस्टेंस के मुकाबले इसके अंदर। ओके, चलो आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर्स। इन लीवर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब ये लीवर्स होते हैं क्या, क्या काम है इनके। तो देखो बहुत सिंपल है लीवर का फंक्शन बेटा, ठीक है, और ये याद होनी चाहिए, काफी पूछे गए हैं कई बार। सबसे पहला बैलेंसिंग के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है लीवर्स। फिर दूसरा टू गेन द फोर्स एडवांटेज, जो फोर्स का एडवांटेज है वो हमें मिल सके,
और टू गेन द स्पीड एडवांटेज, और साथ में स्पीड एडवांटेज भी हमें मिल सके। इस चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा आगे इक्विलिब्रियम एंड इट्स एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट, कि मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, और स्पोर्ट में इस इक्विलिब्रियम का यूज क्या है, अब हमें वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बेटा इसकी डिफाइन ही देख लेते हैं सबसे पहले कि इसकी डिफाइन क्या है। अगर मैं आप बात करूं तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन, वो इक्विलिब्रियम कब कहलाएगी बेटा, जब द सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स इक्वल, जो फोर्स होगा, ठीक है, उसका जो सम है वो इक्वल होगा, ठीक है, इज टू जीरो, जब दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है बाबू, ठीक है, मतलब इधर से भी और मान लो इधर से, ठीक है, बोथ साइड से, अगर उनका जब हम डिफरेंस कर रहे हैं तो वो क्या है, शून्य, गोल एकदम जीरो, ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ओके, चलो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखो बेटा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करो तो सबसे पहला जो टाइप होता है बाबू वो होता है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, इसके अंदर क्या होता है, देखो ऐसे डिफाइन अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा स्टेट व्हेन अ बॉडी इज रेस्ट, या तो बॉडी रेस्ट पोजीशन में है या कंप्लीटली मोशनलेस, मतलब या तो बॉडी रेस्ट पोजीशन में आपकी या बिल्कुल मोशनलेस है, मतलब कुछ मोशन कर ही नहीं रही है आपकी बॉडी। जैसे कि देखो आप इस पिक्चर में देख लो आप, ठीक है, इस पिक्चर में देखो आप, ये बंदा क्या कर रहा है, एकदम रुका हुआ है, देखो एकदम स्टिल है, बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रहा, एकदम रेस्ट पोजीशन में एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, इस तरीके से। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो बैलेंस ऑफ द बॉडी, और ये क्या होता है, एक बैलेंस ऑफ बॉडी होता है बेटा, ठीक है, ड्यूरिंग द रेस्ट और स्टेशनरी पोजीशन। रेस्ट पोजीशन बोलो चाहे स्टेशनरी, बात सेम ही है, ठीक है, क्योंकि स्टेशनरी का मतलब भी रेस्टिंग होता है, रेस्ट पोजीशन। ओके, अब अगर मैं बात करूं फॉर द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम मस्ट बी कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीटली मोशनलेस एंड थ्री कंडीशन, सिर्फ तीन कंडीशन में। देखो कब, जब जो फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है, दूसरा जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली फोर्स वो भी एकदम जीरो होना चाहिए, और टॉर्पस जो है वो भी एकदम सम उसका भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब हर कंडीशन में जीरो ही होना चाहिए फोर्स। ठीक है, बस उसे ही हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, चलो अब हम बात करते हैं बेटा आगे, एग्जांपल दे रखा है नीचे पढ़ लेना उसको। बात करेंगे अब हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। डायनेमिक ऐसा इक्विलिब्रियम बेटा जो अपने आप को बार बार बदल रहा है, चेंजेस कर सकता है। देखो ये हमारे डिस्क्राइब कर रहा था गिलेलियो ने, ठीक है, गिलेलियो हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बेटा, और इसका जो पूरा का पूरी डिफाइन होती है वो डिफाइन में बता देता हूं आपको। डिफाइन है अ स्टेट व्हेन ऑल द, ठीक है, अप्लाइड एंड इनिशियल फोर्स अप्लाइड टू मूविंग बॉडी, ठीक है, आर इन बैलेंस, मतलब एक वो स्टेट बच्चों जब एक मूविंग, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग उसमें है, ठीक है, और उस पर क्या करा जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, वो भी एक बैलेंस्ड के अंदर, क्लियर, तो उसे हम कहते हैं क्या बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि देखो आप इस बंदे को, ये बंदा है, ये बच्चा जो है, देखो यहाँ पे ये बच्चा दिख रहा है, ये बच्चा इस पर चल रहा है, वो भी एकदम देखो मोशन में है, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है इस रोड के ऊपर, है ना, तो इस तरीके से, क्लियर, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है बच्चों। ओके, और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नीड है इसके अंदर। ओके, बहुत ज्यादा नीड है स्टेबिलिटी की, क्लियर, तो स्टेबिलिटी की काफी नीड होती है इसके अंदर। और व्हेन ऑब्जेक्ट या बॉडी कोई भी मूव करती है तो वो कॉन्स्टेंटली स्पीड में, मतलब एक फिक्स स्पीड के अंदर ही क्या करनी चाहिए, मूव करनी चाहिए। ओके, काफी स्टेबिलिटी चाहिए इसके लिए। और आप देखो यहाँ पे दो और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो दे रखे हैं नीचे एग्जांपल, जैसे कि ये देखो ये लड़की कर रही है, रुकी पड़ी है, और यहाँ पे ये देखो बंदा, ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे बात करते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो स्टेबिलिटी चाहिए अगर हमें, तो उसके लिए कौन से प्रिंसिपल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला प्रिंसिपल, ब्रॉडर द बेस एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी, जितना बड़ा बेस होगा उतनी ज्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, जितनी ज्यादा जगह में आप खड़े होगे या बैठोगे उतनी ज्यादा आपको स्टेबिलिटी होगी, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से मैंने एग्जांपल दे रखे, तो इन एग्जांपल्स को देखो बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप टॉय पे खड़े हो तो सिंपल चीज है, अनस्टेबल है, आप टॉय पे कितनी देर खड़े हो जाओगे, है ना, क्योंकि बहुत कम स्पेस है, बहुत ज्यादा बेस कम है इसलिए। और वहीं अगर आप दोनों पैरों पे खड़े हो अपने, तो ऑब्वियसली बात है स्टेबल होगा, क्योंकि आपको स्पेस ज्यादा मिल रहा है खड़े होने के लिए। और वहीं अगर आप दोनों फीट पे खड़े हो, वो भी अपार्ट, तब भी आप स्टेबल हो, खड़े तो दोनों पैरों पे ही हो। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल दे रखे बेटे कि कब स्टेबिलिटी हो सकती है, कब नहीं हो सकती। पहला फैक्टर यही था जो हमारी स्टेबिलिटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिसका नाम है ब्रॉडर बेस ग्रेटर स्टेबिलिटी। ओके, फिर दूसरा बेटा बॉडी वेट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ध्यान रखना है
जितना ज्यादा बॉडी वेट होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होने का चांस है, क्योंकि खड़ा रहेगा बंदा ज्यादा वेट में भाई, और हल्के वेट वाले को दिक्कत हो सकती है ना। वहीं अगर मैं बात करूं लोअर, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर वो लोअर है तो ध्यान से समझना आपका अच्छा खासा स्टेबिलिटी रहेगी। एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी अबव द फेस, अगर जो ग्रेविटी का, ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और बॉडी जो बेस है वो अगर थोड़ा डिस्टेंस में है, ठीक है, तो भी स्टेबिलिटी रह सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी या अनस्टेबल रहेगी, कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स, और मेन कि फोर्स किस साइड से लग रहा है आपको वो भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि आप मान लो एक जगह आप खड़े हो, क्लियर, और वहां पे एकदम से तेज हवा आ जाए, ठीक है, मतलब तेज विंड चलने लग जाए, तो उस टाइम पे आप सिंपल चीजें, आपको फोर्स लग रहा है तो आप हिलोगे उससे, है ना, तो इस तरीके से तो डिपेंड करता है बेटा स्टेबिलिटी आपके, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स पे। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है जिस पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब स्पोर्ट में इसका यूज क्या है। अगर मैं बात करूं देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो वेरी सिंपल डिफाइन है की क्या होती है। देखो ये सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ना इमेजिनरी पॉइंट, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, बस सिंपल सा एक इमेजिनरी पॉइंट है बेटा जी, ध्यान से समझना, ओनली इमेजिनरी पॉइंट, ठीक है, विद इन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एन ऑब्जेक्ट, या तो कोई बॉडी या फिर किसी ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ या उसके अंदर की तरफ होती है, ठीक है, अब बाहर मानो चाहे अंदर मानो कहीं पे भी मान लो, ठीक है, पर इमेजिनरी पॉइंट है ये, अराउंड विच द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज बैलेंस, और ये वो पॉइंट है जहां पर बॉडी ऑब्जेक्ट अपने आप को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ओके, अब बेटा हम बात करेंगे फ्रिक्शन, ठीक है, कि ये फ्रिक्शन जो है इसका क्या यूजेज है हमारे स्पोर्ट में। तो देखो फ्रिक्शन की डिफाइन बता देता हूँ, फ्रिक्शन टू आर असिस्टेंट टू मोशन, फ्रिक्शन वो होता है जो हमारे मोशन को क्या करता है, असिस्ट करता है, और फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस के बीच में हो सकता है बेटा जी, कभी भी एक सिंगल सरफेस में फ्रिक्शन वर्क नहीं करता, हमेशा दो सरफेस चाहिए, लाइक ऐसे, ठीक है, ऐसे दो सरफेस, जैसे ये हो गया और एक सरफेस ही हो गया, ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मली क्या करते हो, चप्पल पहनते हो, ठीक है, स्लीपर्स मतलब, तो पहनते हो आप रोड पे चल रहे हो तो दो सरफेस है, आप ध्यान से देखना कभी कि आपकी चप्पलें कुछ समय बाद में घिस जाती है, ठीक है, तो वो क्यों हो रही है पता है, ऐसा क्योंकि रेसिस्ट कर रहा है फ्रिक्शन वहां पर, ठीक है, आपके मोशन को, इस वजह से वो चप्पलें क्या हो रही है, घिस रही है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताता हूँ। देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहला जो बेटा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, इट अकर व्हेन द फोर्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट डज नॉट कॉज द ऑब्जेक्ट टू मूव इन द डायरेक्शन। बेटा देखो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है कि जब ना फोर्स तो लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट जहां है वो वहीं का वहीं है, फोर्स लगने के बाद भी वहीं का वहीं है वो ऑब्जेक्ट, बिल्कुल भी उसने अपने आप को मूव नहीं करा, तो उस टाइम पे आप कह सकते हो कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, वेरी सिंपल है एकदम, बस फोर्स लग रहा है और कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। डायनेमिक में, अब ये डायनेमिक की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसमें क्या होगा कि द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले ऑन अ बॉडी एक्चुअली मूव, मतलब जब भी एक कोई भी फोर्स आया और वो फोर्स जैसी ऑब्जेक्ट पे लगा, अप्लाई हुआ, वैसे वो ऑब्जेक्ट क्या करने लगा, मूव करने लग गया, क्लियर, तो समझ लो वो डायनेमिक हो गया। और डायनेमिक हमारे दो तरीके के होते हैं बेटा, ठीक है, दो तरीके के फ्रिक्शन है, एक स्लाइडिंग, ठीक है, और एक रोलिंग फ्रिक्शन। देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप ये देख सकते हो नॉर्मल एकदम सीधा, ठीक है, एकदम सीधी सी, मतलब एक स्ट्रेट पाथ है जिसपे से देखो ये क्या कर रहा है, हमारा एक बॉक्स है, ठीक, और पावर ऑफ डायरेक्शन मतलब जहां से फोर्स लग रहा है, और स्पीड ऑफ डायरेक्शन उधर की तरफ भी वो क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है। फ्रिक्शन देखो ये हो रहा है, फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, चाहे फ्रिक्शन कोई भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा फोर्स के। ओके, अब यहाँ पे देखो रोलिंग, ये छोटे छोटे से गोल गोल, कोई मान लो बॉल है, या मान लो कोई जो कहता है ना एक तरीके से रोलर है, मान लो एक तरीके से गोल कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमने क्या करा है, बॉक्स रखा, और यहाँ से जब हमने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन हो रहा है, आगे की तरफ जब वो जा रहा है स्पीड के साथ तो उस पर फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जैसे कि जस्ट मैंने आपको बताया। तो ये स्लाइडिंग में क्या होता है, देखो सॉरी, स्लाइडिंग में बेटा आपका जो होता है, ये स्लाइडिंग में क्या होता है, अपोजिंग फोर्स, ठीक है, लगेगा हमेशा, एंड कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज एक्चुअली स्लाइड, और ये तब आएगा जब हमारा बॉडी क्या करने लग जाएगी, सरफेस पे स्लाइड करने लग जाएगी, मतलब खिसकने लगती है। ओके, जैसे कि आप इस वाली पिक्चर में देख रहे हो। रोलिंग में क्या होगा, इसमें भी अपोजिंग फोर्स लगेगा, और वो तभी लगेगा जब हमारी रोलिंग करने लग जाएगा ओवर द सरफेस, इसमें भी सेम है, बस इसमें ये फर्क है कि वो स्लाइडिंग स्ट्रेट पाथ पे करेगा और ये आपके रोलर्स पे करेगा, मतलब गोल गोल कोई भी, ठीक है, हो सकता है कुछ भी चीज उसके ऊपर वो क्या करेगा, वर्क करेगा। ओके, अब देखो इफेक्ट क्या होता है बेटा हमारे फ्रिक्शन के, तो देखो सबसे पहला इफेक्ट,
अप्लाइंग लब्रिकेंट बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में हमेशा क्या लगा के रखना चाहिए, लब्रिकेंट, मतलब कोई भी चिकनी चीज, ताकि फ्रिक्शन को क्या करा जा सके, कम किया जा सके। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय रोलिंग, रोलिंग की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अभी तो आपने देखा होगा आजकल सूटकेस वगैरह जो चल रहे हैं बेटा, उसके अंदर टायर्स लगे होते हैं, ठीक है, टायर्स की मदद से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसी वजह से कितना भी वजन हो उस सूटकेस के अंदर, तो हम इजीली उसको क्या कर पाते हैं, खिसका पाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं, फ्रिक्शन इंक्रीज द सरफेस एज अ मेड रफर, फ्रिक्शन क्या होता है कि सरफेस को ना बहुत ज्यादा रफ कर देता है। एंड फ्रिक्शन इंक्रीज हो सकता है आपका फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इंक्रीज, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स बढ़ जाए तो भी फ्रिक्शन इंक्रीज हो सकता है। और स्मूथ सरफेस अगर होगा तो ध्यान रखना फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम होगा, तभी तो हम क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं, ठीक है। एकदम स्मूथ सरफेस पे हम क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कि किसी जमीन पे क्या हुआ, केले का छिलका पड़ा है, ठीक है, उस पर पैर रखा गया तो आप स्लिप कर जाते हो, क्यों, क्योंकि ना फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है वहां पर, जिस वजह से वो रेसिस्ट नहीं कर पाता आपके मोशन को, है ना, तो आप गिर जाते हो। वहीं अगर आप एक ऊबड़ खाबड़ सी जगह में जाओगे रफ सरफेस पे, तो सिंपल चीज, वहां पर फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि आपका पैर स्लिप भी कर जाएगा, तब भी आप जल्दी से गिरोगे नहीं, क्योंकि वो रेसिस्ट कर रहा है आपके मोशन को, ओके, इसलिए, क्लियर। अब हाउ कैन बी फ्रिक्शन बी रिड्यूस, फ्रिक्शन को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, वही पॉलिशिंग करके, लुब्रिकेशंस करके, या यूज ऑफ बीड्स या बॉल वियरिंग का यूज करके, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं प्रोजेक्टिटाइल, प्रोजेक्टिटाइल इन स्पोर्ट। देखो प्रोजेक्टिटाइल होता क्या है, आपने कई बार देखा होगा, देखो नॉर्मल खेला तो सबने होगा बॉलों के साथ, तो जब लोग आप ऐसे करके बॉल फेंकते हो, ऐसे करके बॉल फेंक रहे हो, ऐसे करके बॉल फेंके, है ना, तो जब बॉल आपने फेंकी तो बॉल क्या जा रही है, एकदम हॉरिजॉन्टल जा रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगी वर्टिकली। अब वो क्यों हुई, जब उस पे एयर का प्रेशर लगा, ठीक है, तो उसने क्या करना, ऐसे डायरेक्शन चेंज कर दी, क्लियर, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल, और ये ऑब्जेक्ट पे होता है, ठीक है। ये सिंपल से मैंने बस एक आपको एग्जांपल दिया छोटा सा, चलो इसकी डिफाइन पढ़ाता हूं आपको क्या होता है, ठीक है। देखो, व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस, जब हम कोई भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट सरफेस के, मतलब सरफेस से फेंक रहे हैं, कहां पर, अर्थ की तरफ, मान लो अर्थ ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, और इट फॉलो द कर्व पाथ, और वो कौन सा पाथ यूज कर रहा है, कर्व, ऐसे करके, मतलब ऊपर फेंकी और इस तरीके से कर्व कर रहा है, इस तरीके से ऐसे कर्व, ठीक है। सच एज द पार्टिकल्स, ठीक है, कॉल्ड प्रोजेक्टिटाइल, और यही पार्टिकल्स हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, प्रोजेक्टिटाइल्स कहलाते हैं। और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेसिस्टेंट जो होते हैं, वो दो फोर्स वर्क करते हैं इसके लिए, ठीक है। जो प्रोजेक्टिटाइल मतलब उस ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, जो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फेंका गया, एयर हमेशा क्या करेगी, रेसिस्ट करेगी इसके ऑब्जेक्ट को, डिपेंड ऑन द शेप, और ये डिपेंड करता है शेप पे उसकी, ओके। चलो अब इसकी एप्लीकेशंस कहां-कहां यूज होती है बेटा, सबसे पहले एप्लीकेशन की अगर मैं बात कर दूं, तो ये बेसबॉल में और बास्केटबॉल में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं स्पोर्ट में, ओके। अब मैं बात करता हूं जो आपका फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर, वो फैक्टर्स बेटा जो आपके प्रोजेक्टिटाइल्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस तरीके से आपने कितने एंगल पे उसको फेंका है, फिर एयर रेसिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में कितनी स्पीड थी उसकी, ग्रेविटेशन, और फिर हाइट ऑफ द रिलीज, कितनी ऊंचाई से आपने उसको, मतलब कितनी ऊंचाई तक उसने आपने फेंका उसको, फिर स्पाइन आपका, और किस तरीके से वो कव कर रहा है अपने आप को, ओके। तो ये कुछ हमारे क्या थे, फैक्टर्स है जो इफेक्ट कर रहे हैं किसको, प्रोजेक्टिटाइल्स को। तो ये बेटा जी जो चैप्टर था आपका, ठीक है, कंप्लीट हो गया, ठीक है, डन। और अगर आपको किस, मतलब कोई भी डाउट निकल जाए चैप्टर में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो यार अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है, साथ में वीडियो को लाइक करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो, ठीक है, और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको पीवाईक्यू वगैरह जो भी आएंगे फिजिकल से रिलेटेड या आगे आने वाली और भी वीडियोस में, ठीक है, और भी चैप्टर, मतलब और भी सब्जेक्ट के, तो वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको